हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन टेक। फ्रेंड्स, हम लोग 3000 MCQ को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व कर रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में सेफ्टी व फायर के बेसिक क्लासेस को कवर कर लिया था। आज मैं इस वीडियो में आपको सेफ्टी व फायर एक्सटिंग्विशर के एडवांस MCQ को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व कराऊंगा, जो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को कुछ बेसिक जानकारी बता देता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन वाले बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की अपडेट शीघ्र मिलती रहे। और फ्रेंड्स, आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और फ्रेंड्स, यदि आप क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, हाउ मच लॉस ऑफ कैपेसिटी इज देयर टू अर्न फ्रॉम द लॉस ऑफ 4 फिंगर्स। तर्जनी उंगली की हानि से आय करने की क्षमता में कितनी हानि होती है। फ्रेंड्स, ऑप्शन है 14%, 20%, 24%, 12%। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स 14%। हम लोग जब किसी कंपनी में या वर्कशॉप में काम करते हैं तो वहाँ पर यदि किसी उपकरण को पकड़ना है या किसी चीज़ को हैंडल करना है तो उसके लिए हमें तर्जनी उंगली की आवश्यकता पड़ती है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। या हम कभी लिखते हैं तो उसमें भी हम तर्जनी उंगली का बहुतायत में इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए तर्जनी उंगली हमारे हाथ के एक मुख्य भाग बन जाती है काम करते समय। तो यदि उसका कोई क्षतिग्रस्त हो जाता है या उसको कोई नुकसान हो जाता है तो हमारे आय करने की क्षमता में भी नुकसान होता है। वो नुकसान हमारा 14% हो जाता है। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच लॉस ऑफ कैपेसिटी इज देयर टू अर्न फ्रॉम द लॉस ऑफ ग्रेट टो। पैर की बड़ी उंगली की हानि से आय करने की क्षमता में कितनी हानि हो जाती है। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन है सी, 10%। हम जब इंडस्ट्री में वर्क करते हैं तो वहाँ पर कुछ मशीनों को हमें पैर से हैंडल करने की आवश्यकता पड़ती है जब उन्हें बंद करना होता है या चालू करना होता है, जैसे रेसिस्टेंट वेल्डिंग मशीन, लेथ मशीन के पैडल। इन सबको दबाने के लिए हमें पैर का उपयोग करना पड़ता है, जिसके लिए हमारा अंगूठा काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जनरेट करता है। तो यदि बड़ी उंगली हमारी कट जाती है तो हमारे आय करने की क्षमता में भी नुकसान होता है। यह नुकसान हमारे आय करने की क्षमता में 10% हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कम्स अंडर मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। कौन सा यांत्रिक व्यवसायिक खतरों के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स, इसके ऑप्शन है नॉइस, टॉक्सिक्स, अनस्किल्ड, अनगाइडेड मशीनरी। तो इसका राइट ऑप्शन है डी। मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हैजार्ड के अंतर्गत सारी मशीनरी आ जाती हैं, अर्थात जो मशीनों पर नुकसान होता है या मशीनों के अंतर्गत जो नुकसान आते हैं उन्हें हम मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हैजार्ड कहते हैं। इसके अंतर्गत मशीनों के अनगार्डेड होना, उनके ऊपर गार्ड ना लगा होना, बेल्टों का ढील होना, मोटर की पुलियों से संपर्क सही से ना होना इत्यादि खतरे आते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर मैंने बता दिया है, अनगाइडेड मशीनरी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीरियड रेफर्ड एज गोल्डन आवर्स। गोल्डन घड़ी की अवधि किसको कहा जाता है। तो ऑप्शन है फर्स्ट 30 मिनट आफ्टर एक्सीडेंट, फर्स्ट 30 मिनट, फर्स्ट 45 मिनट ऑफ एडमिशन, डी फर्स्ट 60 मिनट्स आफ्टर ट्रीटमेंट। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन है ये फर्स्ट 30 मिनट आफ्टर एक्सीडेंट। फ्रेंड्स, यहाँ पर वो करेक्शन कर लीजिएगा, ये गलत आंसर हो गया है। इसका आंसर होगा ये। फ्रेंड्स, जब PDF दूंगा तो वहाँ पर आपको सही करेक्शन करके दे दिया जाएगा। जब हमारा एक्सीडेंट होता है तो उसके बाद का जो 30 मिनट्स होता है उसे गोल्डन आवर्स कहा जाता है, क्योंकि वो समय हमें जो उपचार करना होता है वो काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होता है किसी व्यक्ति को बचाने के लिए। उसके बाद व्यक्ति के खतरे बढ़ जाते हैं, जिसमें उसके मृत्यु दर, रोगता जैसे मोर्बिडिटी, मोर्टेलिटी
सिग्निफिकेंटली इत्यादि बढ़ जाते हैं, जिससे उसको बचाना भी मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स यदि कहीं पर घटना होती है तो उसको हम 30 मिनट के अंदर ही रिकवर कर लेते हैं तो काफ़ी बेहतर हो जाता है। तो इसीलिए 30 मिनट को गोल्डन आवर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डोनेट्स इन ABC ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड में ABC क्या दर्शाता है, ABC में ये क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए एयरबेस, बी अटेंशन, सी अरेस्टिंग, डी एटमॉस्फेयर। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है एयरबे। फर्स्ट एड में ABC सांस लेने की प्रक्रिया से संबंधित होता है। इसमें हम व्यक्ति को सांस देने की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को सांस देते हैं तो सबसे पहले उसके हम एयरबेस को चेक करते हैं, मतलब वायु मार्ग को चेक किया जाता है। देन उसके बाद हम उसको ब्रीदिंग देते हैं। यदि ब्रीदिंग उसको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए हम आर्टिफिशियल ब्रीदिंग का इस्तेमाल करते हैं। देन उसके बाद हम सर्कुलेशन देखते हैं कि उसके पूरे बॉडी में एयर या वायु जो है ऑक्सीजन है वो सर्कुलेट हो रही है या नहीं। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर हम आगे नेक्स्ट मेडिकल फैकल्टीज देते हैं। तो फ्रेंड्स ABC में जो ये है वो एयरवेज है, बी ब्रीदिंग है, सी सर्कुलेशन होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ टू स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ इंजर्ड पर्सन। घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोकें? ऑप्शन ए टाई बैंडेज, ऑप्शन बी अप्लाई ऑइंटमेंट, ऑप्शन सी अप्लाई टिंचर ओवर द वुंड, ऑप्शन डी अप्लाई प्रेशर ओवर द वुंड। फ्रेंड्स जो ब्लीडिंग होती है वो हमारे डिपेंड करती है कि कितना एरिया कटा है। यदि कम कटा होता है या जहाँ पर बहुत मामूली सी चोटें आती हैं तो उन पर हम घाव को दबाव देकर ठीक कर देते हैं। लेकिन यही कंडीशन से जब बड़ी हो जाती है, जहाँ पर हमें ज़्यादा घाव लग जाता है, ज़्यादा कट जाता है, तो उसके लिए यह प्रक्रिया सुटेबल नहीं हो जाती है। तो उसके लिए हमें डॉक्टरी पट्टी करनी पड़ती है, मरहम करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स जब हमारी स्टार्टिंग्स होती है, स्टार्टिंग में हमें कोई चोट लगती है, कम चोट लगती है, तो वहाँ पर हम अप्लाई प्रेशर ओवर द वुंड करके सेफ्टी को बचाते हैं, अर्थात फर्स्ट एड करते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फायर एक्सटिंग्विशर के एडवांस क्वेश्चन है जो आप लोगों ने आज तक कभी नहीं पढ़े होंगे। व्हाट इज द वेट ऑफ हैंड हेल्डेड फायर एक्सटिंग्विशर डिवाइसेस। हैंड हेल्डेड फायर अग्निशामक यंत्र का भार कितना होता है? ऑप्शन है 2 to 10 kg, 1 to 15 kg, 0.5 to 14 kg, 2.5 to 12 kg। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन है सी 0.5 to 14 kg। जो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो दो कैटेगरी में बनाए जाते हैं, उनको दो कैटेगरी में विभाजित किया जाता है। पहला है हैंड हेल्डेड फायर एक्सटिंग्विशर और दूसरा होता है कार्ट माउंटेड फायर एक्सटिंग्विशर। जो हैंड हेल्डेड फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वह 0.5 to 14 किलोग्राम्स के होते हैं, या उन्हें हम 1.1 to 30.9 पाउंड के कहते हैं। फिर इनको हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं क्योंकि ये हल्के होते हैं। तो इनका प्रयोग हम सामान्य कार्य के लिए जैसे अपने दुकानों में, वर्कशॉप में यूज करते हैं। और लेकिन जब हमें इंडस्ट्री में यूज करना होता है तो उसके लिए हम कार्ट माउंटेड फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं, जिसका वेट 23 किलोग्राम से अधिक होता है, अर्थात 51 पाउंड से अधिक होता है। इसका प्रयोग हम इंडस्ट्रियों में बड़े मात्रा में करते हैं क्योंकि वहाँ पर जब आग लग जाती है, दुर्घटनाएं होती हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर वाज फर्स्ट पेटेंट इन। सोडा एसिड आग बुझाने के यंत्र का पहला पेटेंट कब किया गया था? तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शन है 1881, 1866, 19 और है 1880। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1866। सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर को जो पहली बार पेटेंट कराया गया था वो 1866 ईस्वी में फ्रांसीसियन कार्लियर के द्वारा कराया गया था।
जो फ्रांस के रहने वाले थे, लेकिन बाद में एक और व्यक्ति थे, उन्होंने अपने फायर एक्सटिंग्विशर को पेटेंट कराया था। उन्होंने 1881 ईस्वी में अपने फायर एक्सटिंग्विशर को पेटेंट कराया था। उनका नाम था एलमन एम ग्रेंजर, जो यूएस के रहने वाले थे। उन्होंने दोनों के फायर एक्सटिंग्विशर में थोड़ा थोड़ा अंतर था फ्रेंड्स। जैसे जो फ्रैंकवेल कॉर्लियर ने पेंट कराया था, उन्होंने उसमें पानी और सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल टर्ट्रिक एसिड के साथ मिलाया था, जो CO2 गैस का उत्पादन करता था। लेकिन जब 1881 ईस्वी में एलमन एम ग्रेंजर द्वारा सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का पेटेंट कराया गया, तो उन्होंने उसके लिए सोडियम बाइकार्बोनेट घोल और सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया, जो अभी लगभग होता है। इस समय इसी का उपयोग किया जाता है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज द पार्ट ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर? निम्नलिखित में से फायर एक्सटिंग्विशर का भाग है। तो ऑप्शन है डाबल पिन, सेफ्टी पिन, पुल पिन या ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन है पुल पिन। पुल पिन वो पिन होता है जिसे हम खींचकर आसानी से बाहर कर लेते हैं। फ्रेंड्स फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में अब कुछ बता देते हैं आपको। फ्रेंड्स फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है वो हैंड हेल्डेड या कार्ट माउंटेड एक सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल होता है, जिसमें हम आग को बुझाने वाले एजेंट्स को रखते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको यहाँ पर उसके पार्ट के बारे में बता देता हूँ कुछ। फ्रेंड्स ये आपके फायर एक्सटिंग्विशर का वाल्व असेंबली होता है, ये रिलीज लीवर होता है, ये टेम्पर सील है, और यही पुल पिन है जो क्वेश्चन में पूछा गया था। ये हैंडल होता है, ये हॉज होता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यह प्रोपेलेंट इनसाइड टैंक है और ये एग्जिस्टिंग एजेंट है जो बुझाने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये सिलेंड्रिकल टैंक है। फ्रेंड्स मैंने इसके बेसिक क्वेश्चंस को पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो आप उनको प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि जब आपके बेसिक्स कवर हो जाते हैं तभी आपको एडवांस की चीज़ें समझ आती हैं। फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड इन इंडस्ट्रियल फैकल्टीज? औद्योगिक सुविधाओं में किस प्रकार के अग्निशमक यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है स्टोर्ड प्रेशर, ऑप्शन बी है कार्ट्रिज ऑपरेटेड, ऑप्शन सी है बोथ ऑफ देम कैन बी यूज, ऑप्शन डी है एनी वन ऑफ देम। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन है बी कार्ट्रिज ऑपरेटेड। कार्ट्रिज ऑपरेटेड फ्रेंड्स इंडस्ट्रियल में ज़्यादा यूज किया जाता है। अब चलिए हम दोनों के अंतर को समझते हैं। तो फायर एक्सटिंग्विशर दो प्रकार के होते हैं, एक है स्टोरेज प्रेशर और दूसरा है कार्ट्रिज ऑपरेटेड। जो स्टोरेज प्रेशर फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसमें जो एजेंट होता है अग्निशामक एजेंट, उसके साथ ही साथ निष्कासक को स्टोर कर लिया जाता है। ये कॉमन प्रकार के होते हैं, इनका उपयोग हम सामान्य जगहों पर करते हैं। लेकिन जो कार्ट्रिज ऑपरेटेड होते हैं उनमें एक्सप्लानेंट गैस को एक अलग से चैम्बर में रखा जाता है, जिसे जब हमें यूज करना होता है तो उसको डिस्चार्जिंग के समय पंचर किया जाता है, तो वो फिर डिस्चार्ज होकर हमारे काम में आता है। इसका एडवांटेज ये है फ्रेंड्स कि ये हायर एडवांटेज देता है, जैसे इसको डिस्चार्ज करने में, रिचार्ज करने में हमें आसानी होती है। इसका प्रयोग हम इंडस्ट्रियों में अधिकतर करते हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फिल्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर इंटरनल कंटेनर? सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के इंटरनल कंटेनर में क्या भरा होता है? ऑप्शन है NH3, NHCO3, H2SO4, Al2CO3। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन है H2SO4। आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, ये नॉब है, ये ग्लास की बॉटल होती है और ये कंटेनर होता है। कंटेनर में सोडियम बाइकार्बोनेट घोल होता है और जो कांच की ग्लास होती है उसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड को रखते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब इसको एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लेते हैं। जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें जो CO2 गैस बनती है वो NaCO3 व सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन से बनती है। सल्फ्यूरिक एसिड ग्लास के कंटेनर में भरा होता है। जब हमें यूज करना होता है तो थोड़ा सा इसको टिल्ड करते हैं। जब हम टिल्ड करते हैं तो NaHCO3 के साथ H2SO4 गैस इन्वॉल्व होती है, डिजॉल्व होती है, घुलती है, तो फिर हमें CO2 गैस प्राप्त होती है, जो इतनी बड़ी मात्रा में होती है कि आग को बुझाने में सहायता करती है। तो फ्रेंड उसका रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उसका रिएक्शन है 2NaCO3 + H2SO4
ये मिलकर Na2SO4 एक नाम का एक साल्ट बनाते हैं। साथ ही साथ ये 3CO2 गैस जो आग बुझाने का काम करती है इसका उत्पादन करते हैं। साथ ही साथ ये नाइट्रोजन गैस भी उत्पादित करते हैं। फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज इन्वेंटेड द कार्टराइज ऑपरेटेड एक्सटिंग्विशर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप तक में नहीं लगता है कि आप लोगों ने अब तक पढ़ा होगा, तो आप इसे प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। कारतूस संचालित बुझाने वाले यंत्र या फायर एक्सटिंग्विशर का आविष्कार किसने किया था? फ्रेंड्स, इसके ऑप्शन है रेड कैंपबेल, बोथ ऑफ देम, जॉर्ज विलियम मनबे। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन है बोथ ऑफ देम। इसको आविष्कार किया था रेड व कैंपबेल दोनों ने। जो कार्टरेज ऑपरेटर एक्सटिंग्विशर होता है उसका आविष्कार रेड एंड कैंपबेल ने 1881 ईस्वी में किया था। वो इंग्लैंड के रहने वाले थे। सबसे पहले इन्होंने पानी व पानी आधारित घोलों का इस्तेमाल किया था इसमें। उसके बाद उन्होंने पेट्रोलियम नामक कार्बन टेट्राक्लोराइड मॉडल का आविष्कार किया, जिसका उपयोग ऑटोमोटिव व्यापारियों के लिए यूज होता था या ऑटोमोटिव कारखानों में यूज होता था। चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं कुछ आपको इम्पॉर्टेंट नोट बता देता हूँ जिसपे मैंने फायर एक्सटिंग्विशर के इन्वेंशन के बारे में बताया है और साथ ही साथ उसके बारे में ब्रीफ में बता दिया है। फ्रेंड्स, इसका पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है मॉडर्न ड्राई फायर एक्सटिंग्विशर को इन्वेंट किया था ब्रिटिश कैप्टन जॉर्ज विलियम मनबे ने, जो 1818 ईस्वी में किया था। उसके लिए इन्होंने 3 लीटर गैलन मोती राख, जिसे आइस राख पोटेशियम कार्बोनेट कहते हैं, उसके घोल को तांबे के अर्थात कॉपर के कंटेनर में रखा गया था, जो संकुचित हवा के भीतर नहीं था, तो कंप्रेस्ड एयर के अंदर बंद था, उसका यूज किया गया था। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट नोट है, 1910 ईस्वी में डेलावेयर की पायरन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने आग बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड अर्थात CTCl4 का उपयोग करने के पेटेंट को दायर किया था। उन्होंने इसमें तरल वाष्पित और दहन प्रक्रिया की रासायनिक श्रृंखला प्रतिक्रिया को बाधित करके आग को बुझाया था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट नोट में है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर का आविष्कार किसने किया था, कब किया था? तो इसका राइट आंसर है, इसको समझ लेते हैं। जो फायर एक्सटिंग्विशर है CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का आविष्कार वाल्टर कैडे कंपनी द्वारा 1924 ईस्वी में किया था। ये कंपनी US की थी। फ्रेंड्स, उन्होंने इसमें बिजली गैर प्रवाह के रसायनों को बुझाने के लिए, जैसे बेल टेलीफोन के अनुरोध पर या फिर जो इम्पोर्टेंट कागज़ होते हैं उनको बुझाने के लिए इसका उपयोग किया था। उन्होंने इसमें एक लंबे धातु सिलेंडर में कुछ सूती कबर नली के साथ CO2 को 7.5 पाउंड या 3.4 किलोग्राम के रेंज में उनको फिल किया गया था एक एयर दबाव के साथ। ओके फ्रेंड्स, तो आप समझ सकते हैं इन सारे नोट्स को बड़े इजली में भी, और इनको PDF में दे दिया जाएगा तो आप उन्हें वहाँ भी आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द मटेरियल इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कैन बी यूज एज मैनर। जैविक कंपाउंड्स में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जिससे हम खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है लैंडफिल्स, रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग, बर्निंग वेस्ट मटेरियल। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग की प्रक्रिया के द्वारा हम कंपोस्ट खाद बनाते हैं। इसके लिए हम बड़े ऑर्गेनिक मटेरियल्स को रिसाइकिल करते हैं जो बेस्ट प्रोडक्ट हो जाते हैं, और ये खाद हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हो जाते हैं जो पोषक तत्वों से भरपूर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द कलर कोड फॉर लिक्विड वेस्ट बिन। गीला कचरा लिक्विड कचरा बीनने के लिए कलर कोड क्या है? ऑप्शन है रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन है ब्लू। फ्रेंड्स, वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए, हमको स्वस्थ रखने के लिए पर्यावरण का स्वच्छ होना बहुत ज़रूरी होता है। लोग कारखाने, प्रक्रियाएँ, जानवर हर दिन कचरे का उत्पादन करते हैं जो हमारे लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक होता है।
तो इसीलिए वेस्टेज को अलग अलग कैटेगरी में रखने के लिए अलग अलग कंटेनर का यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंटेनर के लिए इस कलर का यूज़, हैजार्डियस अर्थात जो विषैले होते हैं उनके लिए इस पीले कंटेनर का यूज़ किया जाता है। सॉलिड वेस्टेज के लिए इस कंटेनर का यूज़, और लिक्विड के लिए ब्लू, और रिसाइकेबल के लिए हरे कलर का कंटेनर यूज किया जाता है, जिससे हम अलग अलग कंटेनर में अलग अलग कचरे डालें और उनका ईजिली से रिसाइकलिंग हो सके। फ्रेंड, जो लिक्विड बेस्ड होते हैं वो ग्रीस, ऑयल, स्लज, वॉश वाटर बेस डिटर्जेंट्स होते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इनको बाहर ना फेंकें, इनको रिसाइकलिंग करने के लिए एक जगह स्टोर करें, जिससे हमारे वातावरण में स्वच्छता बनी रहे और हम स्वस्थ रहेंगे। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज़ द कलर कोड फॉर मेटल वेस्ट? धातु कचरे के लिए रंग कोड क्या है? ऑप्शन है रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ये, अर्थात रेड। चलिए आप समझते हैं सॉलिड वेस्ट। तो सॉलिड वेस्ट में फ्रेंड, सॉलिड वेस्ट में गार्बेज, स्लज, रिफ्यूज मटेरियल्स पाए जाते हैं, वो बहुत ही हानिकारक होते हैं। तो ठोस वेस्टेज अर्थात सॉलिड वेस्ट को कई कैटेगरी में विभाजित किया गया है, जैसे ग्लास एंड सिरामिक्स, प्लास्टिक वेस्ट और पेपर वेस्ट, मेटल एंड टिन वेस्ट। तो फ्रेंड, जो हमारे मेटल व टिन वेस्ट होते हैं उसमें हम धातु और खाद्य कंटेनर और घरेलू सामग्रियों को जब हम बनाते हैं, यूज करते हैं, फिर उसके बाद उनको हम एक अलग फेंक देते हैं, जो स्क्रैप के रूप में पड़े रहते हैं, जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो जाते हैं। तो इसीलिए हम स्क्रैप को एक स्क्रैप या यार्ड या फिर रिसाइक्लिंग डिपो में ले जाना चाहिए, या उनको हम इसकी फायर कर देना चाहिए। और ठोस वेस्टेज को उठाने के लिए हमें परिवहन का भी उपयोग कर लेना चाहिए, तो कोई नुकसान नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पर कलर के द्वारा बता दिया है कि सॉलिड वेस्टेज को ब्लू कलर में रखा गया है, ब्लू कलर के कंटेनर में रखा जाता है, और जो ग्लास वेस्टेज होते हैं उनको ग्रीन कलर में रखा जाता है, ग्रीन कलर के कंटेनर में रखा जाता है। जो प्लास्टिक वेस्टेज होते हैं उनको पीले कलर के कंटेनर में रखना चाहिए, उनके लिए अलग बनाया गया है। और जो मेटल्स होते हैं उनके लिए रेड कलर का इस्तेमाल किया गया है, रेड कलर के कंटेनर का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि सॉलिड वेस्ट क्या है और सॉलिड वेस्ट के जो प्रकार हैं उनको किस किस कंटेनर में रखना चाहिए। फ्रेंड, मैं आप सबको एक बार फिर बता दूं कि आप इन क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़िए, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहिए, ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। यदि आपने प्रीवियस क्वेश्चंस को नहीं देखा है, प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है, तो आप उसको जाकर पढ़ लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जो हमारे बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उन्हीं के आधार पर ही हम एडवांस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, नहीं तो हमें प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो के PDF को प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां से आपको सारी PDF एक साथ मिल सके। फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।